अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की सीट को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान भी इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज का मौजू भी हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि आज के दौर में, जिसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं, यहाँ पे डिजिटल दौर भी कहा जाता है, डिजिटल दौर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। डिजिटल स्किल्स की अहमियत क्या होनी चाहिए आज के दौर में, उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ प्रोफेशनल स्टडीज़ या फिर वो डिग्रीज़ जिनको हम प्रैक्टिकल डिग्रीज़ या प्रोफेशनल डिग्रीज़ कहते हैं, उसका स्कोप क्या होगा, उसका करियर क्या होगा बच्चों के लिए। सो एक प्रॉपर गाइडलाइन आज के शो में भी इंशाल्लाह मौजूद होगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता किया करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर 0334 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस इस नंबर पर हमें मौसूल होती हैं, हम उनको अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेजेस वेब FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने पैगामात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मैसेजेस को भी शो का हिस्सा बनाया जाए। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है आबिद शेख साहब ने। आबिद साहब जो है वो लाइफ कोच हैं, ट्रेनर है, काउंसलर हैं और साथ में सैयद कमर बुखारी साहब मौजूद हैं। कमर बुखारी साहब जो हैं वो लेक्चरर हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और उसके साथ साथ जो है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। सो इनका एक बड़ा एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से, डिग्रीज़ के हवाले से। सो मैं वेलकम करता हूँ बुखारी साहब आपको। आबिद साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो टॉपिक के हवाले से आगाज़ में आबिद साहब आपसे करूँगा कि जब हम अहमियत की बात करते हैं कि डिजिटल स्किल्स की अहमियत जो है वो आज के दौर में बहुत बढ़ चुकी है। जी जी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमें लगता है कि वो बच्चे जो हैं वो बहुत लिमिटाइज होकर चीज़ों को सोचते हैं और डिसाइड करते हैं। ख़ास तौर पर जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड का नाम लेते हैं उसमें 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो बड़ी हाईलाइटेड हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग है, जिसमें ई-कॉमर्स है, जिसमें आप जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं लाइक ग्राफिक्स की बात करते हैं तो मखसूस कोर्सेज हैं। ओवरऑल डोमेन को हम डिस्कस नहीं करते, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं उनकी तरफ हम नहीं जाते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता चलूँ कि आबिद साहब जो बड़े अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, एक प्रॉपर स्किल है, बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट हम उसके ऊपर कभी भी नहीं आते। एडिटिंग एक प्रॉपर स्किल है, उसकी तरफ नहीं जाते। तो बच्चों के एंगल से देखें तो हमें लगता है कि दुनिया बड़ी महदूद है। जी हाँ। बड़े होने के नाते हम देखें तो हमें लगता है कि बहुत कुछ इसमें है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ारूक, ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चूँकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। चूँकि अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके साथ हमेशा हम बात करते हैं कि इंसान की जिबिल्लत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वो ये है कि हम लोग कभी भी मरना नहीं चाहते, हम कभी गरीब होना नहीं चाहते, हम कभी बदसूरत होना नहीं चाहते, हम कभी बूढ़ा होना नहीं चाहते। ये 3 ऐसी 4 जिबिल्लत हैं इंसान की जो कि उसके साथ उसको लेकर के चलता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आपने बात की चूँकि एराज की, और हमने अगर देखें 80s से लेकर के आज की तारीख में बात करें तो एक फ़ोटोग्राफी जो था वो हमेशा अपने अपनी जगह पे अपने अपने एज के साथ वो हमेशा इंस्पिरेशन रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, हर वो शख्स जो कैमरे के सामने आया जिसको उसने सिर्फ एक ही अपने दिमाग में चीज़ रखी कि मैं खूबसूरत लगूं। अगर आप गौर करिए, कभी भी किसी ने अपनी बदसूरत तस्वीर जो है उसको सामने लगाने की कोशिश की, अपने घर में रखने की कोशिश नहीं की। उसने वही रखी जिसमें वो खूबसूरत लगा। और फोटोग्राफर जिसने बिहाइंड द कैमरा जिसने काम किया, उसकी भी ख्वाहिश यही रही कि मैं इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाना चाहूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि अगर अपनी एज की बात करूं कि 1982 से मैंने जब पहला फोटोग्राफी का मुझे शौक हुआ तो मैंने देखा तो उसको एनालॉग कैमरे थे, उसका बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, डार्क हाउसेस जिसमें प्रिंट किया जाता था वो जैसे फैसलाबाद जैसे शहर में भी सिर्फ 1 या 2 ही थे, और बहुत लिमिटेशंस थी।
लेकिन उसके साथ साथ आपको एक हाँ कुछ जिद्दत आनी शुरू हुई वक्त के साथ साथ। पहले पॉइंट एंड शूट कैमरे आए, फिर उसके बाद फिर अगर हम देखें तो SLRs आए, फिर वक्त के साथ DSLRs कैमरे आए। आज का जो बच्चा है उसके बाद मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अगर हम अपने वक्त की और आज के नौजवान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इशू ये है कि वो उसको एज ग्रांटेड ले रहा है, उसको एज ए प्रोफेशन कैरियर के तौर पे नहीं ले रहा। अच्छा, ये सिर्फ फोटोग्राफी की बात नहीं है, डिजिटलाइज होने की बात नहीं है, ये तमाम प्रोफेशंस में ऐसा ही, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन चूंकि आज हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफी की, और ये भी एक डिजिटल वर्ल्ड, बिल्कुल जैसे आप डिजिटल वर्ड की डिफरेंट डेफिनेशंस थी, तो अगर आज हम फोकस करें कि अगर हम फोटोग्राफी को एज ए डिजिटल वर्ड करें, तो आप ये देखिए कि बहुत सारी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी इसको डिजिटल वर्ड ही का नाम दिया। बिल्कुल ऐसे अगर आप इस बात से एग्री करिए। अच्छा, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी आए। अब DSLR जैसे आप देखते हो कि एक वक्त था जब हमारे पास एनालॉग मोबाइल्स थे, फिर हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए। स्मार्टफोन से हम लोग, अब जो आपका स्लोगन है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनका एक बहुत बड़ा ब्रांड जो मैसेज है वो फोटोग्राफी है, उनके लेंसेज हैं, उनका कैमरा है। अब ये कैमरा मोबाइल्स हो गए। अब ये देखें ये कैसी एक चेंज आई। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि हमने, अब अगर आप फोटोग्राफी ही को देख लीजिए तो आप शायद इसमें 10-12 क्लासेस ले लें, जैसे पोर्ट्रेट है, जैसे लैंडस्केप्स है, जैसे आप फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग है, इसमें बहुत सारी ऐसी सब स्पेशलिटीज़ जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जब भी एक कैमरा लिया तो हमारी आदत बनी है कि ना हमने अपनी ज़िंदगी का मैनुअल कभी पढ़ा, ना हमने कभी डिवाइस का मैनुअल पढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि फोटोग्राफी हमने जैसे भी आया हमने तस्वीर खींच दी और उसमें जो आ गया हमने उसी पे हैप्पी हो गए। बिल्कुल। इसकी बहुत बड़ी वजह आपको मैं बताऊं कि हमारी डिसेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स फोटोग्राफी। अब शायद आपके लिए ये लफ्ज़ मैंने चूँकि दिमाग में मेरे यही आता। पहले मेरे पास एक रील थी जो कि फिल्म जब होती थी उसमें मैं 36-38 के ज़्यादा तस्वीरें लिए नहीं सकता था। बिल्कुल सही। उसका मुझे रिजल्ट्स ऑब्वियस नज़र नहीं आता था, उसमें ख़राबी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं उसको फोकस नहीं करता तो मेरी स्ट्रगल उसमें ख़त्म हो गई। मुझे एक एक तस्वीर खींचने के लिए उसका अपर्चर जो कि उनके बेसिक्स हैं, उसका ISO चले फिल्म में सेट होता था, आप उसका अपर्चर, उसका लेंस की फोकल लेंथ उसको आप एडजस्ट करते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो वो मेरी सारे का सारा ओकेजन खराब ना हो। बिल्कुल सही। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस वो बहुत एक्टिव था। बिल्कुल ऐसे। तो मैं डिसेंसिटाइजेशन की वर्ड इसलिए यूज किया कि अब हमारा थिंकिंग प्रोसेस कम हो गया। बिल्कुल सही। जिसने हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को, अब मुझे ये देखना है कि आज हम इस एनवायरनमेंट में बैठे हैं कि ये जो आज आपकी तस्वीर मुझे नज़र आ रही है इसको मैं कैमरे के जो कैनवस है, इसका सेंसर है, इस पे कैसे लेके आऊँ। आइडियली तो ये है जो आप मुझे नज़र आ रहे हो वही कैमरे पे आना चाहिए। जब मैं खींचता हूँ तो अब उसके बाद मोबाइल कंपनीज ने और बड़ा मज़ा कर दिया, उन्होंने इसमें AI डाल दी कि अगर कहीं नहीं भी हुआ तो अब इतने इसमें फंक्शन आ गए कि आपको खूबसूरती दिख रहा है, आपकी तस्वीर बदल गई, रिफाइन कर दी। उसका सबसे बड़ा नुकसान फिर हमारे ब्रेन फंक्शन को हुआ कि हमारी क्रिएटिविटी जो है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको हमेशा एक कोट किया करता हूँ, एक एग्जांपल कि अगर आज आपके पास 10,000 रुपया है और आप फैसलाबाद में से लेकर के आप इस्लामाबाद जाना चाहते हो, तो आपको मैं 10,000 रुपया दूँ, आप कहते हो कि यार आप इस्लामाबाद चले जाओ, तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप कैसे जाओगे। चाहे आप कोई गाड़ी इन ड्राइव ले लीजिए, चाहे आप किसी भी अच्छी कोच पे चले जाइए, आप अपनी गाड़ी पे चले जाइए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी इस वक्त आपके पास सिर्फ 500 रुपया है और आपने इस्लामाबाद पहुँचना है, तो फ़ौरन आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि यार मैं 500 रुपये में कैसे पहुँचूंगा। बिल्कुल, मैं पैदल जाऊँगा या मैं किसी के साथ कैसे, आपको बेशुमार सोचेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से कि आपके डिजिटल कैमरे ने, जो आज मैं जनरली बात कर रहा हूँ,
एक बात ये कि उसने हमारा थिंकिंग प्रोसेस को लिमिटेड कर दिया, बिल्कुल जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यंग लोगों को। अच्छा, अब वो जो यंग हैं वो भी कहते हैं मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ, हालांकि प्रोफेशनल होने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं और बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस हैं, वो भी प्रोफेशंस अपने आप को नहीं कहते। अच्छा, अब ये है कि ये जो सारी चीज़ें जब हमने एक डिजिटल कैमरे में या DSLR कैमरे में, पॉइंट एंड शूट कैमरे में जो आज की एडवांसमेंट्स में आई, उसके पीछे भी अगर आप सब कुछ कैमरे पे छोड़ दोगे तो आप उसको कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं बुखार साहब आपकी तरफ आता हूँ, जैसे भी आप सामने बड़ी डिटेल में आंसर किया इस चीज़ को कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पहले कम होती थी लेकिन हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, हम चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस किया करते थे। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई, इतनी अपग्रेडेशन होगी कि अब इनोवेशन में सब चीज़ें बनी बनाई आपके पास आ गई हैं, थिंकिंग प्रोसेस मुतासर होना शुरू हो गया। आपकी चूँकि डायरेक्ट एक लाइजोन होता है स्टूडेंट्स के साथ, पहले भी पिछले कई एक लंबे अरसे से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, आप बेहतर इस चीज़ को समझते हैं कि क्या इन्हांसमेंट ने हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया है? हम डिजिटली इतने लेज़ी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि शायद यही जो मिल गया यही सब कुछ है। जी बिल्कुल, आप एक तो मैं आबिद शेख साहब की इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो अब बिल्कुल हम उसको मुकम्मल तौर पे खैरबाद कह रहे हैं और AI ने आके तो बिल्कुल ही हमारे दिमागों को महफूज कर लिया हुआ है। अब वो बिल्कुल रेस्ट फेज में है, अब बात सोची नहीं जाती। हम लोग जैसे ये बता रहे हैं कि 80s में इन्होंने भी फोटोग्राफी शुरू की, मेरा कैरियर भी बतौर फोटोग्राफर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में था और उस ज़माने में हम लोग सारा मैनुअली काम करते थे। जैसे ये बता रहे हैं कि डार्क रूम में केमिकल होता था, उसमें हम फिल्में अपने डेवलप करते थे, तस्वीर बनाते थे और उस तस्वीर के लिए टाइमिंग देखते थे कि इसका कंट्रास्ट कैसा अच्छा हो सकता है, या कैमरे के पीछे खड़े होके हम कितना अच्छा एंगल कौन सा होना चाहिए, उसका वाइट बैलेंसिंग कैसे करनी है, या फिर इस बात का ख्याल रखना है कि अगेंस्ट लाइट हम खड़े होकर तस्वीर ना बनाएं। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा है कि यूथ को इन चीज़ों का तो पता नहीं और ना वो पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ऑटो मोड के ऊपर चीज़ें सेट की हुई करते जाएं और आगे से आगे चलते जाएं, और हमारी पूरी लाइफ जो है ना वो अब ऑटो के इर्द गिर्द होती चली जा रही है और डिजिटाइज हो गए हैं। मैं रास्ते में शेख साहब के साथ अभी हंसता हुआ आ रहा था, मैंने कहा कि हम लोग फिल्ट्रेशन वाला पानी पीना तो पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी तस्वीर फिल्टर अपने लाइफ को फिल्टर्ड कर लिया हमने, बिल्कुल। और हमारे चेहरे बिगड़ गए हैं, हम बगैर फिल्टर वाला पानी पी पी के मैदा बर्बाद कर बैठे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, चेहरा जैसा भी है लेकिन ये फिल्टर लग जाएगा फला स्नैपचैट में या फला, लेकिन फिल्टर भी किसी एक हद तक कवर करेगा। सर, प्रोफेशनल डिग्रीज जो कि आप एज अ टीचर भी सर्व कर रहे हैं, सो प्रोफेशनल डिग्रीज के इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं आज के दौर में, जहाँ पर हम डिजिटल स्किल्स की अहमियत की बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का रुझान ये है कि बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज की तरफ लेकर आते हैं या डिप्लोमास की तरफ लेकर आते हैं, क्या इससे प्रोफेशनल डिग्री की अहमियत मुतासर हुई है? इसमें देखें, प्रोफेशनल डिग्रीज़ तो दुनिया के सारे मुल्कों में डिजिटल आर्ट्स के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च भी हो रही है और इसके ऊपर तो अब PhD लेवल की डिग्रियां हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी काम स्टार्ट हुआ है, अभी इसके ऊपर वो परफेक्शन नहीं आई। ठीक है, NCA हो गया या हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वही शॉर्ट कोर्सेज ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके अंदर स्किल हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के हवाले से IT में जिन बच्चों ने या डिजिटल मीडिया के अंदर स्पेशल काम किया है और एक्सपीरियंस के साथ वो काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। और ये अब नौजवानों को इस तरफ आना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया है, डिजिटल आर्ट है, या ये जो भी शोबे हैं, इसमें एडिटिंग आ जाती है, इसमें फोटोग्राफर का काम है, ये सारा अब हमारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की विंडो खुली है। बिल्कुल सही। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सलेबस या कोर्सेज या फिर इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम वही पुराना निसाब ही पढ़ा रहे हैं और उससे साहिब निसाब तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम दुनिया में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट नहीं लेकर जा सकते। सही है, बिल्कुल सही। अभी साहब, जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि एक डिजिटल इनोवेशन है,
डिजिटलाइज तो बहुत पहले से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक इनोवेशन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पर हमारे लिए खौफ भी है। सो हमें किस तरीके से उसको डील करना है कि हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम भी करना है और इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि कम से कम इससे हमें नुकसान कोई नहीं है। देखें, आप अपनी ज़िंदगी में अगर तारीख के हवाले से बात करें तो मोनालिसा की एक तस्वीर बनी, मोनालिसा की तस्वीर क्रिएट की गई, सही, तख्लीक की गई, ठीक है। अब उसके बाद कितनी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि मोनालिसा बनी। ये एक सोच है जो कि हम अपनी यंग जनरेशन को, अपने आप को दे सकते हैं। उसके लिए उसके पीछे क्या था, उसकी स्माइल को एक ख़ास लम्हे के लिए कैप्चर ही किया था ना बेसिकली। तो अगर आप उसमें देखें मोनालिसा की एक ऐसी स्माइल जो कि स्माइल भी नहीं है और एक स्माइल लगती भी है, ये वो यही इसी वजह से वो एक ऊपर। उसके बाद कुछ दुनिया के बेहतरीन जो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन फिल्म मेकिंग की, उसमें क्रिएटिविटी दी, उसमें सब कुछ दिया है, इसमें बहुत सारी जिद्दत आ गई। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि अब स्पेशल जैसे एक डॉक्टर है, MBBS करने के बाद उसको लगता है कि शायद अब प्राइमरी में आ गया, बिकॉज उसके बाद इतनी स्पेशलाइजेशंस आ गई कि उसको उसके तरफ जाना पड़ता है, अदरवाइज आज उसको कोई डॉक्टर नहीं समझता इन जनरल वर्ड्स में अगर हम बात। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये कैमरा जो है, मोबाइल कैमरा जो है, आपको एक बेसिक स्किल दे रहा है, हमें ये समझना चाहिए। इससे ये नुकसान कोई नहीं है। AI आपको, चलें आप ये देखिए कि आप अपने आप को AI के साथ compete करना शुरू कर दीजिए। AI आपको जो आप बोलते हो, जो आपके जहन की तख्लीक है, उसको वो आपके सामने आइडिया दे देता है। तो क्या आप अपने उसी, चाहे मोबाइल के साथ, उसी कैमरे के साथ, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसके साथ AI को compete करने का जब जज्बा आपके पास आ जाएगा तो AI ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल सही, वो आपको बल्कि प्रोएक्टिव कर देगा, आपकी सोच को बेहतर कर देगा। बिल्कुल सही। वो ये कि बजाय इसके कि हम अपने आप को उसकी झोली में डाल दें, हम उससे अपने बेनिफिट्स लीजिए, हम लर्न करें उससे, उसको जो आपने बात की कि AI हमें नुकसान उस वक्त देगा जब हम सब कुछ उस पे छोड़ देंगे। बिल्कुल जब हमने उससे लेना शुरू कर दिया टीचिंग पर्पसेस के लिए, उसको अपना उस्ताद समझ लिया, तो फिर आप ये देखिए कि इसमें तख्लीक कैसे आएगी, इसमें क्रिएटिविटी कैसे आएगी। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आप वाकई, अब आप अपनी तस्वीर को जब डिफरेंट उसमें ऑप्शंस में डालते हो, जो कि हर इस वक्त कंपनी के AI जनरेटेड, तो आप खुद देखते हो कि मैं कैसा हो सकता हूँ, कैसा लग सकता हूँ, कैसा बन सकता हूँ। तो ये भी तो एक सोच है ना। अच्छा, अब जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे तो अब ये देखिए कि इसमें भी, आज के भी इस दौर में जब AI इतनी कॉमन है, इतने वर्ल्ड के फ़ोटो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं। लेकिन एक चीज़ है उसमें फ़र्क, ये आप देखिए कि कुदरत ने जो आपका ब्रेन दिया, इसी ब्रेन ने तो AI बनाया ना। तो उस्ताद तो आज आप भी हैं, लेकिन आप उसको उस्ताद इसलिए मानना शुरू हो तो अब अगर आप खुद उस्ताद बन जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके पास बहुत कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे मुआशरे के टैबूज़ हैं। हमारे कुछ मुआशरे के टैबूज़ में, फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कॉबलर है, अगर एक कारपेंटर है, अगर एक फोटोग्राफर है, उसको वो रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी ने नहीं दी। दुनिया में फोटोग्राफर्स जो हैं वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर जो हैं वो हाईली पेड हैं, हाईली स्किल्ड हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसको सिर्फ और सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग और वेडिंग के लिए छोड़ दिया गया। बिल्कुल, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है। अच्छा, वेडिंग में क्या हुआ कि जैसे ही हमारा DSLRs आ गए, अच्छे लेंसेज आ गए, कैमरे जो अच्छे कैमरे, आप खुद ही वो उसको रॉ शेप में लिया, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं उसमें अब क्या होता है, वो सोचना शुरू हो गया कि मैं 200-300 तस्वीरें खींच लूंगा, कोई तो मुझे देनी तो 20 ही है ना जी। तो उसमें वो 10% तो अच्छी आ ही जाएंगे। वो तो कैमरे की इंटेलिजेंस आ गई, आपकी इंटेलिजेंस कम आई।
सो एग्जैक्टली इसी तरीके से, लेकिन इसमें बहुत कैरियर है। अच्छा बिल्कुल चलें, सही। अगर आप एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि इसमें आपने अर्निंग ही करनी है, तो अर्निंग करने की भी बेशुमार तरीके हैं इसमें। बिल्कुल, लेकिन सर उसके लिए भी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अपने आप को ग्रेड। अपडेट करना ज़रूरी जी है। हाँ, जी अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो परफॉर्म अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। ये भी बड़ी नॉलेज बात है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. एंड मोर ओवर एक यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँ कि डोंट से कि आपके पास टॉप लाइन डिवाइस नहीं है तो आप टॉप लाइन रिजल्ट्स नहीं ले सकते। दिस इज नॉट गुड। बिल्कुल सही। आप अपने जो आपके पास गैजेट है, जो आपके पास डिवाइस है, उसी को बेस्ट यूज करके आप बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो जनाब डिस्कशन जारी है। आबिद शेख साहब और सैयद कमर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करें जी इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्टडी। सो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता कर रहे हैं 0334 पर। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आकर मैं अपने मौजूद मेहमानों से ये भी जानूंगा कि चूँकि हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें कितनी अहम हैं और कैसे हमें ख़ुद को तैयार करना है कि हमारे अगला जो वक्त है या स्टूडेंट्स का जो करियर है वो सिक्योर हो सके। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert. In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC का काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है, तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में। Right. उसके अलावा देखिए, जब तक हम लोग लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है, देखिए एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं, एक ही वायरस या डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं। Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा, ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है, Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है। Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है। Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है। Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज़ करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज़ है या ये वायरल डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता। इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं। जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी। Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती। जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का
हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है फेडरल गवर्नमेंट का, देन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ। राइट, वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल। ओके, तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडियाज को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं, देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है। राइट, तो राइट, इसी तरह ये सब चीज़ें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं। राइट, जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी। स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं। Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई, वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू। लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का, तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा, ओके, और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का। Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का, Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो डायग्नोसिस है। है। डायग्नोसिस Right, लीड्स right. टू अ ट्रीटमेंट। राइट, तो राइट, इसी तरह हम डायग्नोसिस से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. You talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ, वी कैन रिप्लेस मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी। वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। okay, दे कैन सेव अस टाइम, yeah, दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स है, सैम्पलिंग है, या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जहाँ पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव होता है, और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। right, तो right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? रिसेंटली आई विल, मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें एचईसी के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलराइट, एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है। इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences, and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट। हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री की, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, you know, medical laboratory professionals and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इनके पास जो 17 स्केल की हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जो है Okay. टर्शरी हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल हैं। Okay, इसके अलावा दे कैन सुपरवाइज देयर ऑन लैब, okay, दे कैन वर्क एज एन लैब मैनेजर, okay, दे कैन वर्क एज अ लैब सुपरवाइजर,
Okay. They can lab as a forensic scientist. Okay. They can work as a professional laboratory scientist. Okay. They can work in different laboratory sectors, like they can work in microbiology lab. Actually, medical laboratory science is a vast field. Okay. It covers different areas like microbiology, immunology, serology, Oh, biotechnology, biochemistry, Okay. Okay. hematology, histology. तो different जिस तरह इसे different इस areas की हमारे पास lab होती है, तो students can Right. supervise their own interest area. Thank you so much, Saiba. It's wonderful knowing a different dimension in a different field. I would like to know that how do you see the medical laboratory sciences field evolving over the next decade? Our student can move in digital pathology, genomics, AI, and in many different areas that cover many areas of artificial intelligence. Right. I would like to discuss something, something crucial and that's vital that comes to the mind of students as well about the misconceptions related to your field. What are some common misconceptions you come across about medical laboratory sciences? Especially the confusion between the scientist and a technician. First of all, I thank you very much for this wonderful question. असल में नीड ऑफ जिसे कहते हैं ना आ रहा है ये क्वेश्चन जो है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ में आज भी कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ मेडिकल टेक्नीशियन. Right. Actually, a medical laboratory technologist or medical laboratory scientist, it is a 4-year degree program. Right. ठीक है, and ठीक है. medical laboratory technician, it is a 2-year diploma. Okay. Main difference is between degree and diploma. Okay. ठीक है, a degree holder student can oversee many laboratory tasks. He can work as a laboratory manager. He can work as a laboratory supervisor. He can work as a laboratory scientist, a laboratory professional. जो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसका जो काम है प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है. ठीक है, और जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसके पास नॉलेज होता है प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स. ठीक है, देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म PCR. PCR is a polymerase chain reaction in which we make multiple copies of DNA and we can finalize AIDS positive, AIDS negative, HIV positive, HIV negative. अब इसका प्रिंसिपल क्या है पीछे, किस तरह जो PCR की वर्किंग होती है, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है. Okay. कि किस तरह PCR जो है उसमें थर्मोसाइक्लर मशीन होती है वो वर्किंग कर रही है, वो किस तरह वो काम कर रही है, किस तरह मल्टीपल DNA की कॉपीज़ हैं. जो टेक्नीशियन है उसको इतना पता है कि मल्टीपल DNA कॉपीज़ होनी है और एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे पता लग जाना है. टेक्नीशियन को बस ये नॉलेज है. Okay. लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको ये पता है कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एडप्ट्स किए हैं, कौन कौन जी से वेलकम बैक. आप इंग्रेडिएंट्स सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख मेरा और आपका साथ हुआ करता है 2 बजे तक. प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं जी इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्टडीज़. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आबिद शेख साहब और साथ में हैं सईद कमर बुखारी साहब. अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ की अहमियत क्या हो सकती है और डिजिटल स्किल्स में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीखा जा सकता है. सो अभी आपके मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाते हैं अमृतसर रब्ता करें 0334 19 66 966 पर. सो मैसेजेस के बाद वापस आएंगे अपनी डिस्कशन की जानिब. हमें मैसेज किया है जी चंदा ने और कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सर, शो इज़ नाइस, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. अली राजपूत ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं सर कैसे हैं आप. सर आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला है, बहुत अमेजिंग है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. कहते हैं सर दोनों मेहमानों को दिल से अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. साथ में कहते हैं कि सर मेहमानों का बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है. फिर उन्होंने कहा कि सर अभी एक मेहमान ने ये बात की कि 5000 देता हूँ इस्लामाबाद से हो आए तो मैं बहुत खुश हुआ. तो कहते मेरा दिल किया कि मैं फटाफट आके 96.6 से सर कहूँ सर 5000 दे तो मैं हो गया हूँ. साथ ही सर ने कहा कि 500 बोल दिया तो मैं फिर वहीं पे बैठ गया. सो जनाब बात वही है कि ये एक मैसेज था
कि आप 500 या एक लेस अमाउंट में जब भी कुछ एक्टिविटी करने जाते हैं या दूसरे सिटी में मूव करना चाहते हैं तो मेंटली आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके जिसे कहते हैं ना माइंड प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अब क्या करना है, मैंने कैसे मैनेज करना है। सो बताने का मकसद ये कि थोड़े वसाइल में चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल लगता है या उस पोजीशन में आकर आपका माइंड कितना एक्टिव हो जाता है। इन्होंने कहा कि आप भी फराज समेत सब लिस्टर्स को अस्सलाम वालेकुम और 96.6 की सारी टीम को भी मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली आपका। हमें जनाब एक और लिसनर ने मैसेज किया, इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा कि हेलो भाई आपका शो नाइस है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमें सलीम साहब ने कॉल की और सलीम साहब कहते हैं कि सर मैं रोज़ाना आपका शो सुनता हूँ, जिस टाइम आपका शो ऑन एयर जा रहा होता है मैं उस टाइम खाना खा रहा होता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं पहले ही कॉल करके आपसे बात कर लूँ। सो बहुत शुक्रिया सलीम साहब शो को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। कहते हैं जी तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने अवैस ने हमें कॉल की और अवैस ने एक सॉन्ग की फरमाइश भी की है, तो शो के बाद जब बैक टू बैक की बारी आएगी तो उसमें लास्ट में आपके फरमाइश को पूरा किया जाएगा। सो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान हैं फैसलाबाद से, कहती हैं कि सर कैसे हैं, क्या हाल है। मेरा नाम मुस्कान है, फ्रॉम फैसलाबाद। जी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो, आपने मैसेज किया अच्छा लगा। हमारे साथ एक और लिस्टर मौजूद हैं, हाँ जी अक्सा हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। इन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है और आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो जनाब कुछ कॉल्स आ रही हैं तो मैं कॉल्स को शो का हिस्सा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लाइव कॉल्स हैं। सो अगर आपकी कॉल रिसीव ना हो पाए तो आप मैसेज लास्ट में मुझे करें ताकि मैं उसको शो में शामिल कर सकूँ। सो जनाब वापस आते हैं डिस्कशन की जानिब क्योंकि वक्त भी महदूद है और बातें बहुत सारी होती हैं। मैं आबिद साहब से ये जानना चाहूँगा कि सर करियर को लेके हर कोई बड़ा कॉन्शियस होता है और आज के दौर में जब आपके पास एक और ऑप्शन, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आ गई है जिसको हम डिजिटल स्किल्स कहते हैं, तो ऐसे में आने वाले दौर में 2026 को अपॉर्चुनिटीज़ का साल कहा जाता है। इससे आगे की दुनिया में हम किन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मूव करने जा रहे हैं और अपने करियर को लेके कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो हमें जहन से निकाल देने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह कि आई अप्रिशिएट कि हमारा एक लिसनर है जिसका कम से कम न्यूरो ट्रांसमीटर अच्छा हुआ और उसका थिंकिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड है। दूसरी बात ये है कि देखिए आज अगर हम कुछ एग्जांपल लें जैसे कि चाइना की हम एग्जांपल लें तो उन्होंने उन ऐसे मुल्क चाइना जैसे मुल्क हैं उन्होंने स्मॉल जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको बहुत प्रमोट किया। मेरे अपने तमाम सुनने वालों से जो कि फ़ोटोग्राफी से अपने इसको एज ए कैरियर लेके जाना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये एक प्रैक्टिसिंग स्किल है, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल पैनिक ना होइए कि जी आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज चाहिए हैं, बहुत सारे इसमें आपको टाइम चाहिए है और जब वो वक्त आए तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें कोप ना कर सकें। ठीक है। आज ही आपका अपना मोबाइल है, आपका अपना कैमरा है, जो भी आपके पास गैजेट है, उसको पहली बात यह है कि किसी एक सोच के साथ कि आपका जहन क्या देखना चाहता है। आप फूलों को देखना चाहते हो, आप माइक्रो फोटोग्राफी को देखना चाहते हो, आप मैक्रो फोटोग्राफी को देखना चाहते हो, आप पोर्ट्रेट को लेना चाहते हो, आप लैंडस्केप को लेना चाहते हो, आप खींचना क्या चाहते हो, आपकी आंख की विजन क्या है, आप किसको अपने कैनवस पे लेकर के आना चाहते हो, सही उसको आप सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जी फैसलाबाद में कहते हैं जी लैंडस्केप्स नहीं है, ये हम किसी भी आप किसी से पूछोगे, फोटोग्राफर से पूछोगे तो वो कहेगा करें, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैसलाबाद में ही ऐसे खूबसूरत तस्वीरें खींची जिससे लगता है कि यार ये फैसलाबाद ही नहीं है। अच्छा, ये हर एरिया जो कि आपको कुदरत ने जो कि आपको ज्योग्राफिकल एरिया बनाया उसके अपने अपने कुछ ख़ास उसको कह लीजिए कि उसकी अपने कंट्रीब्यूट्स होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो हर आपको अब यहाँ पे अगर आपको यूएसए का अगर वो माउंटेन एरिया नहीं मिलता तो पाकिस्तान वाला तो है ही है। अच्छा, फिर ये है कि हम कहते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हम तस्वीरें खींचेंगे। भाई पहले अपने घर से खींचो, आप अपनी पोर्ट्रेट्स को ऐसे अगर से कि फेस आप एक हैप्पी फेस ही खींचना चाहते हो, अगर आपने ये सोचा कि आपने सिर्फ हैप्पी फेस ही अगले 2 महीने में खींचने हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपकी अपनी सोच कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। आप सिर्फ उन चेहरों को देखोगे, उन चेहरों से स्माइल लेना चाहोगे जो कि कभी रो रहे होते हैं या रंजीदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को बोलते हो चीयर्स तो वो क्या कहते हैं, वो भी स्माइल देते हैं। हैं। तो अब आपने क्या किया कि किसी के
होंठों पे किसी के आपने जहन में खुशियाँ दे दी, स्माइल का ऐसे। उसमें एस्पेक्ट दे दिया। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब आप नेचर लवर हो तो आपके पास कितने मौसम इस वक्त आ रहे हैं। अभी आप सही। देखिए कि ख़ज़ां का मौसम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। अब आप ये देखिए कि मैं आप जैसे टिप दूं कि कितने ऐसे हमारे ट्रीज़ हैं जिन या फ्लावरिंग का सीज़न अभी है जिससे नई नई कॉम्पलें आएंगी, नए नए पत्ते आएंगे, नए नए फूल आएंगे। आप उनको आप कैप्चर करिए अपने उस कैमरा से जो आपके पास अवेलेबल सही है। है, मैं बिल्कुल ये सही। नहीं कहता कि आप उसको नए नए गैजेट्स उसमें लेकर के उससे क्या बेस्ट ले सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये ना चाहते हुए दुनिया के जो ओवरऑल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसमें फोटोग्राफी की वो तस्वीर को देखा करें। बिल्कुल सही। ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं ट्यूटोरियल्स भी आपके लेते हैं। पास। अभी बिल्कुल सही देखिए है। ये तो खुशकिस्मत है ज़ेनजी जो जेन जी है उनके पास हाँ, उनके फैसिलिटेशन पास तो पूरी जेन है। जी के पास तो ये खुशकिस्मत है कि या। इनके पास यूट्यूब है, इनके पास बहुत सारे, इनको सीखने के लिए बहुत बड़ी स्किल है। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी स्किल को आप तवज्जो दीजिए। डिप्लोमास एंड डिग्रीज, हाँ, अगर आप एक्सेसिबल हैं, आपके पास टाइम है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्किंग क्लास नहीं हो तो वो आप बहुत सारे उसमें कर सकते हैं। अभी आप बता रहे थे कि आपके दोस्त हैं जिनकी एक नर्सरी है। बिल्कुल। उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन शख्स क्या? होगा कि जिसने हर रोज एक नई कोम्पल, एक नया फूल खिलते देखना है, तो उसको एहसन तरीके से क्यों नहीं खींच सकता। बिल्कुल सही। लोगों को गुलाब तो गुलाब ही होना है, लेकिन देखने वाली आंख को वो गुलाब से कहीं खूबसूरत बना सकता है। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात। मैं बुखैर साहब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मीडिया स्टडीज़ के साथ भी आपका ताल्लुक है, सो कभी मीडिया के हवाले से या स्किल्स के हवाले से सिर्फ मीडिया स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता था कि आने वाले वक्त में ज़रूरी है कि कोई किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखता है तो उसको डिजिटल स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब फ़ारूक साहब एक्सपैंड हो रहे हैं बाउंड्रीज़ भी, और पूरी वर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। किसी भी एक मखसूस डिसिप्लिन में एक मखसूस काम नहीं होगा। अब तमाम डिपार्टमेंट्स को, ख़ास तौर पे इस डिजिटाइजेशन के हवाले से तो हमें तमाम शोबों में इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये ख़ास तौर पे जो इस आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसको तो सब डिसिप्लिन्स में इंट्रोड्यूस कराना बड़ा ज़रूरी है। और सिर्फ मैस कम्युनिकेशन ही इसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपके लिए फ़ाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर डिजिटल के हवाले से जितने भी आईटी के शोबे हैं, और फिर कंप्यूटर साइंस है, और ये सारे, इन सब के अंदर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और अब हम कोलैबोरेटेड एफर्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे आबिद शेख साहब जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, इन लोगों को भी आगे आके लोगों को गाइड करना चाहिए, मौके देने चाहिए, यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि वो बेसिक नॉलेज, क्योंकि आप देखें एक सिंगर बनने के लिए आपको रागों का पता होना चाहिए, कितने सुर हैं। बेशक के आजकल बगैर सुर के, जैसे हमारे चाहत फ़तेह अली ख़ान हैं, वो माशाल्लाह चलते फिरते सुर नज़र आते हैं। तो इस तरह के लोग हैं। हम अनाड़ी लोग भी आगे आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर नॉलेज हो, प्रोफेशनली सीख के आया जाए तो फिर आप वर्ल्ड मार्केट में शो केसिंग कर सकते हैं। आप अपनी तस्वीर वहाँ भेज सकते हैं कंपटीशंस में, और उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बुखैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त महदूद है, हमें जाने का वक्त हमारा हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी दोपहर को 1 बजे। लेकिन जाने से पहले मैं समअप करूँगा आज की डिस्कशन को सिर्फ 2 बातों के साथ। पहली बात तो जो आबिद साहब ने भी कही, उसी को सेकंड करूँगा कि आप स्किल्स को इन्हांस करें, सीखने की तरफ आएँ। आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन मौजूद है, आपके पास डिजिटल इनोवेशन मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। जब इतना सब कुछ आपके पास सीखने के लिए मौजूद हो तो फिर सीखने से कतराना नहीं चाहिए, बजाय ये कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में ले जाएं और हमें ये लगे कि जस्ट हमने क्लिक करना है। अगर क्लिक करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली, वो डिसीजन जो अक्सर मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए या वालिदैन के लिए कि हमें चॉइस क्या करना है, डिग्री की तरफ जाना है या डिप्लोमा की तरफ जाना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें
लाज़िम मलज़ूम हैं। डिग्रीज़ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। डिग्रीज़ की अपनी अहमियत है, आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ की, डिपार्टमेंट्स की उनकी अपनी अहमियत है। सेकेंडली, जो डिप्लोमास हैं वो स्किल्स हैं, उनको सीखें, अच्छी बात है। आपके पास आने वाले दौर में आपकी स्टडी के साथ साथ कोई ऐसी स्किल्स लाजमी होनी चाहिए जो आपके करियर में आपको सपोर्ट भी करे। तो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।